नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा बेगम नसीम वली खान के साथ एक दिन गुजारने वली बाग पहुंचे उनके मुलाजिम ने इस्तकबाल किया। उनके बेडरूम में पहुंचे तो वली खान अभी लेटे हुए थे। वो अपने दिन की मसरूफियात का आगाज दवाई खाकर और चाय पीकर करती हैं। वली ख़ानदान की एक तवील सियासी तारीख़ है। क्या इस ख़ानदान के शब रोज़ आम लोगों से मुख्तलिफ हैं? मेरे ख़्याल में और तो कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, क्योंकि हम आम बंदे हैं और आम बंदों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। यही एक है कि वो सियासत हो ना हो, हमारी सियासी ज़िंदगी हो ना हो, एक चीज़ जो हमारे घर में है वो ये है कि डिसिप्लिन है। और वो डिसिप्लिन ऐसा डिसिप्लिन है कि जैसे रेजिमेंटल डिसिप्लिन है। जैसे 7 बजे की चाय है तो 7 बजे की चाय 7 बजे आनी चाहिए। 10 बजे की कॉफ़ी है तो 10 बजे आनी चाहिए। अगर वक्त से देर हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर ज़रा खफकी हो जाती है। आपके ससुर गफ़ार ख़ान और आपके ख़ावंद वली ख़ान बहुत तवील अरसे तक जेल में रहे। जब वो जेल में होते थे तो फिर ज़िंदगी कैसी गुजरती थी? बस यही रूटीन की ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजारती थी। बच्चे कभी कभार ऐसे भी होता था कि बच्चे सब स्कूल में चले जाते थे, मैं अपने घर के कामों में लगी रहती थी। उस वक्त कढ़ाइयाँ करती थी, निटिंग करती थी, जो भी काम घर में औरत कर सकती है वही करती थी। तन्हाई या खौफ नहीं महसूस होता था? नहीं, वो तो आदत अपने घर से पड़ी थी ना, क्योंकि वालिद सियासत में थे। सुबह के वक्त वो टीवी पर खबरें सुनती हैं और साथ साथ कढ़ाई और कशीदाकारी का शौक भी पूरा करती रहती हैं। आप कशीदाकारी और क्रोशिया का काम करती हैं। आजकल की ख़वातीन में ये रुझान क्यों नहीं रहा? हमारे ज़माने में तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसको ये हुनर ना आते हों। कशीदाकारी, निटिंग, क्रोशिया, मैं क्या कहूँ, मुकेश करना, दुनिया की जितनी जिस किस्म की भी वो कढ़ाई या सिलाई आप उसको कहें, मशीन की सिलाई, मैं बहुत मुद्दत तक अपने कपड़े खुद सिया करती थी जब मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा नहीं थी। कहाँ कशीदाकारी और क्रोशिया जैसे नाजुक काम और कहाँ सियासत जैसा मुश्किल काम। अगरचे सियासत 24 घंटे का काम है, लेकिन मुझे जब भी फुर्सत मिलती है मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रखती हूँ। उनके घर पर खाने, चाय और काफ़ी के औकात मुकर्रर हैं। पूरे 10 बजे अहले खाना काफ़ी पीते हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को 49 साल गुजर गए, इसमें उतार चढ़ाव तो आए होंगे? ये उतार चढ़ाव से आते हैं कि लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ये बेचारी अकेली रहती है और बच्चे। किसी बात पर आप नाराज़ तो होते होंगे, लड़ाई तो होती होगी? नहीं, लड़ाई खुदा न करे, लड़ाई अभी तक तो नहीं, अब क्या होगी जब तो हम निकम्मे लोग पड़े हैं जी, इनके रहमो करम पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। जब आपकी शादी हुई तो उम्रों में बड़ा फ़र्क था। बहुत फ़र्क था जी। इसकी वजह से कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। उसकी वजह जैसे मैंने कहा, मुझे फ़िक्र थी अपनी इस बच्चों की जी, कि इनका रवैया उनके साथ कैसे होता है, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। वही तसल्ली की बात थी मेरे लिए। जब आप जेल में थे तो आपकी बेगम साहिबा अमली सियासत में आईं। पख्तून मुआशरे में ऐसी रवायत नहीं थी। मैं इस लिहाज से अपने आप को बड़ा यानी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे और बीवी, ये सब उस झंझट से मुझे निजात मिली है कि ये तकलीफ़ नहीं रही। सियासी रास्ता सबका एक ही है, वही बादशाह खान वाला रास्ता। बच्चों ने भी वही रास्ता इख्तियार किया और जब ये निकली तो बड़ी ताज्जुब की बात थी मेरे लिए भी। मुझे नहीं मालूम था कि इसकी ये कैपेसिटी है सियासत की। फारग वक्त में वीसीआर पर फिल्में देखती हैं, हेडफोन लगाती हैं ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो।
कौन सी फिल्में देखती हैं? मैं तकरीबन हर मयारी फ़िल्म देखती हूँ। मैंने पाकिस्तानी मयारी फ़िल्में भी देखी हैं। आजकल मैं हिंदुस्तानी फ़िल्में देखती हूँ क्योंकि मुझे हिंदुस्तानी फ़िल्मों में भी एक ज़माने की फ़िल्में देखती हूँ जो तकरीबन 60 से लेके 80 तक के हैं। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्मों में क्या फ़र्क है? हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फ़िल्मों में फ़र्क जो नज़र आता है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी फ़िल्मों में अननेचुरलपन बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तानी फ़िल्में ये हैं कि ज़रा हकीकत के करीब होती हैं। उनमें भी एग्ज़ैजरेशन होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इंसान बोर हो। शौहर और बेटे के साथ दोपहर का खाना खाया। आपकी वालदा सियासत में बड़ी मुतहरक रहीं, इसकी वजह से आपकी तालीम और तरबियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं जी, ऐसे कोई नहीं हुआ, बिकॉज हम तो सारी उम्र बोर्डिंग में रहे। तो आप कभी ये नहीं सोचते कि काश ये सियासत में ना होते? मैं तो ये आजकल की जो सियासत है तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि काश नहीं होती। वालदा की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी बुरी? पॉलिटिकली इसकी बहुत क्वालिटीज़ हैं, ना 10 मर्द ना ये एक औरत, इतनी हिम्मत है इसमें। दूसरी बात यह है कि जो इसका वो ये क़ुव्वत फ़ैसला जो है, टेकिंग ए डिसीजन, शी विल, वो 1 मिनट नहीं लेगी। किसी चीज़ से इख्तलाफ भी होता है आपको उनसे? वो हो जाता है, मतलब पॉलिटिकली भी हो जाता है, घर में भी हो जाता है, वो तो हर एक घर में होता है, पॉलिटिकली भी इख्तिलाफात आते हैं। वो बाकायदगी से नमाज पंजगाना अदा करती हैं, तस्बीह भी जारी रहती है। आप नमाजें और तस्बीह पढ़ रही हैं जबकि वली खान के खानवादे की सियासत सेकुलर है, ये तजाद क्यों? सेकुलर का मतलब ये तो नहीं है कि इंसान काफिर हो जाए। सेकुलर का मतलब गैर फ़िरक़वारियत है, हम उसको उस तरीके से लेते हैं। बादशाह खान बाबा ने इसकी प्रीचिंग की, लेकिन उन्होंने हमेशा साथ दिया जमीयत उलमा हिंद का, हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। मैं तो आदतन अपने कन्विक्शन से, बाय कन्विक्शन कि मैं मुसलमान हूँ और ये मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। तस्बीह मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ती हूँ। पेशावर में बाचा खान की याद में कायम मरकज़ पहुँचे। पार्टी की सूबाई सदर की हैसियत से इजलास की सदारत की। अवामी नेशनल पार्टी किस हद तक बाचा खान के नज़रियात पर कारबंद है और किस हद तक रूगर्दानी कर रही है? रूगर्दानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बादशाह खान ही बादशाह खान है। बादशाह खान, हम में से बादशाह खान के नाम को हटाएं तो हम हैं ही क्या। उनकी तालीम प्रोविंशियल ऑटोनमी के हवाले से, उनकी तालीम कौम की खिदमत के हवाले से, उनकी तालीम खुदाई खिदमतगारी मतलब खुदा की मखलूक की खिदमत से, उनका कहना यही होता था कि अल्लाह को किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ज़रूरत अगर है तो अल्लाह के मखलूक को है, तो उसकी मखलूक की खिदमत जो है ये अल्लाह की खिदमत है। हम भी वही कुछ कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। बाचा खान मरकज़ के लिए इमदाद हुकूमत से मिली या किसी गैर मुल्क से? न किसी गैर मुल्क से मिली है, न हुकूमत से मिली है। हाँ, अलबत्ता अपने लोगों ने इमदाद की है। किसी ने 10 रुपये दिए वो भी कबूल किए, किसी ने 10 लाख दिए वो भी कबूल किए। कुल कितना खर्च हुआ? इस पे तकरीबन बिटवीन 95 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा। इस दफ़ा आपने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि मैं चूँकि ग्रेजुएट नहीं थी, मैंने
FSC بھی میں نے شادی کے بعد کیا ہے کیونکہ میٹرک کے بعد میری شادی ہو گئی. FSC میں نے جب کیا جب میرے بچے ذرا بڑے ہو گئے. وہ گھر کا فروٹ خود خریدتی ہیں. رنگ ساز سے رنگے ہوئے کپڑے واپس لیے. آپ اپنے کپڑوں کا انتخاب اور رنگوں کا انتخاب خود کرتی ہیں. کیا سیاست کے باوجود اس طرح رنگوں کا انتخاب کرنا خواتین کی جبلت میں ہے؟ میرے خیال میں یہ پیدائشی کچھ جو ایک انسٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہی ہے. حالانکہ جب خان صاحب جیل میں تھے تو میں نے یہ عادت بالکل چھوڑ دی تھی. اور جب وہ آئے تو مجھے دیکھ کے کہا کہ یہ تم کیا پہن رہی ہو آج کل، کیونکہ وہ میرے کپڑوں میں اور مردوں کے کپڑوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد سے پھر میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی کہ میں کپڑوں میں کچھ نہ کچھ وہ جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں ویسے نہیں کرتی ہوں، لیکن بس یہ ہے کہ ذرا رواج کے مطابق. اسی وجہ سے کبھی کبھار ایسے کپڑے بھر جاتے ہیں الماریوں میں کہ جگہ نہیں ہوتی. اور ایک شوق جو مجھے ہے وہ جوتوں کا ہے. تو آپ کے پاس کل کتنے جوتے ہیں؟ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ورنہ آپ مجھ پہ الزام لگا لیں گے. ایک مرتبہ میں نے گرمی سردی کے جوتے عدل بدل کرتی ہوں نا، وہ کرتی رہی تو میں نے سارے نکالے دھوپ میں ڈالے کہ صاف کروں اور رکھوں. تو خان صاحب نکلے. یہ بہت 4-5 سالوں کی بات ہے. تو خان صاحب نے گنے تو آ کے مجھے کہا کہ تمہارے پاس تو 108 جوڑے جوتے ہیں. میں نے کہا میں نے کبھی گنے نہیں ہیں. اب تو یہ یقیناً میرا جی بھر گیا ہے جوتوں سے، اتنے جوتے بڑھ گئے ہیں. ان کے خاندان کو باغبانی کا شوق ہے. وہ خود بھی اس کی نگرانی کرتی ہیں. مذہبی جماعتوں نے ان انتخابات میں قوم پرست جماعتوں کو شکست دے دی. آپ صوبہ سرحد ANP کی صدر تھیں. آپ اس شکست کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ میں اپنے آپ کو ذمہ دار ایک صورت میں سمجھتی ہوں کہ میں صدر تھی. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں شکست ہوئی نہیں ہے، ہمیں شکست دلائی گئی. مذہبی جماعتوں کی فتح کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اس مرتبہ مجھے یقین تھا کہ ہمارے کم از کم 40 نہیں تو 40 سے زیادہ نہیں تو 40 سیٹیں آئیں. کیونکہ جب سے میں صدر بنی ہوں گریجولی میں نے اس کو انکریز کیا. 13 سیٹیں تھیں، پھر 13 سے ہماری 23 سیٹیں ہو گئی، 23 سے پھر 26 سیٹیں ہو گئی، 26 سے پھر 32 سیٹیں ہو گئی. اب چاہیے تھا لاجیکلی کہ اس سے ہم زیادہ سیٹیں لیتے، لیکن ہم آ گئی 0 پہ. عام طور پر سوتیلی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سلوک اپنے سوتیلے بچوں سے اچھا نہیں ہوتا. آپ کا اپنے بچوں سے کیسا سلوک رہا؟ حقیقتاً ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں کا نام، میں اس کو گالی کہوں تو یہ شاید گالی سے کم نہیں ہے. لیکن حوصلہ نہ ہارتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی. اور میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے بھی وہ ڈٹھائی نہیں دکھائی جو کہ عموماً سوتیلے بچے دکھاتے ہیں. تو کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے ملا کے ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے گھر کو ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں یہ سوتیلا پن ختم ہو جائے. گھر کے معاملات کون چلاتا ہے؟ گھر کے معاملات تقریباً میری بہو چلاتی ہے، سنگین کی بیوی. ساس اور بہو کی روایتی لڑائی تو ہوتی ہوگی؟ کبھی نہیں ہوئی. ولی خان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا.
पंजाब के लोग ये समझते हैं कि काला बाग डैम उनकी खुशहाली का रास्ता है, जबकि आपकी जमात उसे बम से उड़ा देना चाहती है। काला बाग डैम पंजाब की खुशहाली का रास्ता हमारे डूबने का रास्ता है। हमारा पूरा सूबा जो है ये सिर्फ ज़राअती सूबा है और इस ज़राअती सूबे में सिर्फ 5 ज़िले हैं जिसमें ज़राअत है। ये 5 के 5 अजला मुतासिर हो रहे थे और यहाँ पे आप देखते कि यहाँ पे लेक बन जाते थे और यहाँ पे फिर आपको कोई जो आज ग्रीनरी आप देख रहे हैं कोई ग्रीनरी ना होती। इस वजह से पंजाब के लिए तो और भी मौक़े हैं, उनकी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए अल्लाह उनको खुशहाली दे। हम किसी की खुशहाली के बदनीयती से ये नहीं कहते हैं कि किसी की खुशहाली ना हो, हम कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो और पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो तो तब होगा जब पंजाब खुशहाल होगा, क्योंकि जब 63% आबादी बदहाल होगी तो ये 37% जो आबादी है उसकी खुशहाली का मकसद ही क्या है। लेकिन ये कि एक के किसी के जनाजे पे किसी की बारात सजाना मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आपकी जमात अक्सर पंजाब को इस्तेसाली सूबा करार देती है, जबकि पंजाब की अक्सरियत खुद इस्तेसाल का शिकार है। बदबख्ती ये है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का 63 नहीं मैं 80% कहूँगी, सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ये दोनों जो हैं पंजाब से हैं। तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम पंजाब के उस गरीब तबके की बात नहीं करते, उस मजलूम और मजबूर शख्स की बात नहीं करते, उस आदमी की बात नहीं करते जो ज़िंदगी की सब आलाइशों से ना खबर है, बेखबर है, उसको मालूम ही नहीं है। हम उन लोगों की बात करते हैं जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में आके पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत चलाती। सूबा सरहद में पश्तूनों के अलावा दीगर कौमियतों के लोग भी आबाद हैं। आप इसका नाम पश्तूनख्वा क्यों रखना चाहते हैं? क्या ये यकतरफा फैसला नहीं होगा? क्या किसी और सूबे में कोई और कौमियत नहीं है? बलूचिस्तान में तो वो दावा करते हैं कि हम 49 और 51 की आबादी है पश्तूनों की और बलोचों की, उसको बलूचिस्तान क्यों कहते हैं? क्या आपके सिंध में बलोच आबाद नहीं? क्या आपके पंजाब में सराइकी और बलोच आबाद नहीं है? क्या आपके पंजाब में सिंधी आबाद नहीं है? उसको क्यों आप सिंध कहते हैं, पंजाब कहते हैं? और उस सूबे को आप क्यों सिंध कहते हैं जिसमें बलोचों की आबादी भी है? यहाँ यकीनन और ज़ुबानें हैं, लेकिन अक्सरियती ज़ुबान जो है, अक्सरियती कौमियत जो है वो पश्तूनों की है। इसलिए हम इस सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखना चाहते हैं और पख्तूनख्वा रखना भी इसलिए चाहते हैं कि पख्तूनख्वा इस इलाके का बहुत पुराना नाम है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। अब आप ख़ुद बताइए आज पाकिस्तान में कौन सा सूबा सरहदी सूबा नहीं? या तो ये है कि उनको भी जुनूब मगरबी शुमाल मशरक़ी इसी तरह कर दें तो तसल्ली हमारी हो जाएगी, या हमको हमारा नाम दें ताकि हमें अपनी तसल्ली हो जाए कि हम बेनाम नहीं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि आपकी जमात ने अभी तक दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन पाकिस्तान को तस्लीम करने की निशानी सबसे पहले ये है कि बादशाह खान बाबा पाकिस्तान के सबसे पहले लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके मेंबर थे। अगर हमने तस्लीम न किया होता तो वो वहाँ जाते क्यों, वो इलेक्शन क्यों करते और वो वहाँ पे जाके पाकिस्तान की इस सूबे की नुमाइंदगी क्यों करते? हमने इस सूबे को तस्लीम किया, इस पाकिस्तान को तस्लीम किया, इसलिए इस पाकिस्तान में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अगर तस्लीम दिल से न किया होता तो हम किसी और से मुतालबा करते, हम पाकिस्तानी हुकूमत से ये क्यों मुतालबा करते कि हमें हमारे हकूक़ दो, हमारे सूबाई हकूक़ दो। तो क्या ये सच नहीं है कि एक ज़माने में आपकी जमात ने पख्तूनिस्तान के क़याम का मुतालबा किया था? एक ज़माने में किया होगा, जो मुझे याद नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि किया था या नहीं किया था, इसकी हकीकत अभी तक मालूम नहीं हो सकी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि किया था, लेकिन मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में या मैंने जितनी ज़िंदगी गुजारी खान साहब के साथ,
آپ ان کی کوئی تقریر نکالیں یا باچا خان کی کوئی تقریر نکالیں ان سالوں میں اگر انہوں نے کبھی پختونستان کا نام لیا. بعض لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ولی خان صاحب کے زمانے میں ان کی سیاست نظریاتی تھی. آپ کے سیاست میں آنے سے زیادہ زور عملی سیاست پر ہو گیا. حقیقت کیا ہے؟ دو بیسز ہیں اس ملک میں، یا لوگ مذہب کی بنا پہ سیاست کرتے ہیں یا نظریات کی سیاست کرتے ہیں. یا تو یہ آپ کہیں کہ میں نے پیپل پارٹی کے نظریات کو اپنایا ہے تو وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ میں نے مسلم لیگ کے نظریات کو اپنایا ہے، وہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہوگا. یا آپ یہ کہیں کہ میں نے علماء کرام کی مذہبی سیاست پہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی تو یقینی طور پہ میں نے کبھی مذہب کو سیاست کو ایک ساتھ میں اس کی حامی ہی نہیں ہوں کہ مذہب اور سیاست ایک ہو. میں تو وہی سیاست کرتی ہوں جو میرے مرکز کی سیاست ہے. میرے مرکز کی سیاست ولی خان کی سیاست تھی، میرے مرکز کی سیاست اجمل خٹک کی سیاست تھی، میرے مرکز کی سیاست اسفندیار ولی کی سیاست تھی. آج بھی اگر میں سیاست کرتی ہوں تو وہی سیاست کرتی ہوں، وہی ہمارا منشور ہے، وہی آئین ہے. مصروفیات کے ختم ہونے پر انہوں نے ہمیں رخصت کیا.